पार्ट नंबर 6 थी, उसमें हम NCERT प्रश्नावली 1.2 NCERT प्रश्नावली 1.2 हल कर रहे थे, ठीक। और उसमें हमने 6 क्वेश्चन हल किया था। अब एक क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन इसका लास्ट बचा हुआ है। पहले 7वां क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर आगे थोड़ा सा और है वो भी बता देंगे, ठीक। तो 7वां क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। हम पढ़ दे रहे हैं, तुम लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। वो क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये है क्वेश्चन। तो आइए पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। जैसे वृत्ताकार ये मैदान है, यही है। एक लड़की सोनिया है, वो जब अकेले यहां से दौड़ना शुरू करती है, यहां से अकेले दौड़ना शुरू करती थी, एक चक्कर में वो 18 मिनट लगाती है। एक चक्कर इसको पूरा करने में बड़ा सा मैदान होगा। और रवि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, मतलब सोनिया, एस फॉर सोनिया, आर फॉर रवि, ये 12 मिनट लगता है, ठीक। क्वेश्चन कहता है कि दोनों रवि और सोनिया दोनों उसी मैदान, मतलब एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, जबकि उनकी विशेषता दी गई है, इसी पॉइंट से एक साथ एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कितने समय बाद ऐसा समय आएगा कि दोनों इसी बिंदु पर फिर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा देंगे और ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, सब चेंज तो होता रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों पुनः इसी बिंदु पर आ जाएंगे। ये अलग बात है कि चक्करों की संख्या डिफरेंस हो सकती है, ठीक। तो यही है क्वेश्चन का मतलब। तो कितने समय बाद जानते हो ना, क्योंकि सोनिया का एक चक्कर लगाने में जो है 18 मिनट लगता है और रवि का जो है 12 मिनट लगता है। तो यहाँ पे जो है दोनों का लासा जो होगा, दोनों समयों का जो लासा होगा, वही समय ऐसा होगा कि जब दोनों एक साथ बिंदु पर इकट्ठा हो जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर है, ठीक। तो सोनिया द्वारा, ऐसे लिखोगे, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में समय लगा समय बराबर 18 मिनट, ठीक। अब आइए रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट, ठीक। तो पूछ रहा है कि कितने समय पश्चात, है ना। तो लिखोगे कितने समय पश्चात दोनों उसी बिंदु पर फिर मिलेंगे, ठीक। तो लिखोगे चूंकि एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलने पर पुनः
प्रारंभिक बिंदु पर लगा समय ठीक। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय तथा रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय का लासा होगा। चूंकि एक ही दिशा में चलने में पूरा लगा समय जो है इतने समय का लासा होगा ठीक। तो इसलिए आइए 18 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 18 मिनट बराबर क्या हो जाएगा। इसका आभाज्य गुणन लासा कैसे निकाला जाता है, आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के पश्चात तो व्यक्त करेंगे इसको 2 × 3 × 3 मिनट में ठीक। तथा 12 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 मिनट ठीक। तो इसलिए 18 तथा 12 का लासा है। यहाँ से ऊपर चले पता नहीं दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा ठीक। तो इसलिए 18 तथा 12 का लासा कैसे लिया जाता है जानते हैं। इस पूरे को ऊपर वाले को पूरा ले जाए तो 2 × 3 × 3 आगे चले फिर ठीक। तो देखें 2 एक बार तो यहाँ लिखा जा चुका, नहीं लिखेंगे। फिर अगली बार क्या 2 है, लेकिन चूंकि एक के बाद लिखा गया तो इस 2 को लिखना पड़ेगा। फिर 3 एक बार लिखा जा चुका है तो 2 दूनी 2 9 9 चौक 36 बराबर 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद जो है वो पूरा उसी स्थान पर एक साथ हो जाएंगे। तो आंसर लिख दीजिएगा, आंसर यहाँ लिख देना है 36 मिनट ये होगा। ये रहा क्वेश्चन। तो 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था ठीक। अब 1.2 का जब ये लास्ट क्वेश्चन था तो अगली टॉपिक जो है हमारे पास जो कक्षा 9 में तुम लोग पढ़े हो उसको हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं ठीक। तो आइए अब आगे देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं परिभाषा तुम लोगों को बताई गई है क्लास 9th में ठीक। लेकिन फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ठीक। लिखो, अब परिभाषा सुन लो, लिखेंगे नहीं ऐसे ही तुम लोग लिखोगे। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q कामा Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q पूर्णांक हैं के रूप में लिखा जा सकता है कामा उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, इसको 2/1 लिख सकते हो। याद रहे कि ये ऊपर अंश और हर भिन्न में लिखा जा सके और अंश और हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन हर 0 पूर्णांक ना हो ठीक। तो ये चीजें जो है होती हैं 2 1/2 होती है, 2/3 भी हो जाएगा, देख रहे हो सब ऐसे आदि। तो ये थी परिमेय संख्याएं जो क्लास 9th में तुम लोगों को बताई गई ठीक। इसी तरह है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अच्छा, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q कामा Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q पूर्णांक हैं
के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, कमा उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल जैसे हम क्लास 9th में तुम लोगों को बताए थे कि √2, √3, √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 बराबर 2 हो जाएगा कि नहीं, और 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो √5 ऐसे आदि, ठीक। ये पाई भी होता है, ये 0.01, 0.02, 0 मतलब 0 ऐसे चलता चला जाता है, जिसका अंत ना हो, जो भी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो ये रही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, इनको भी जानिएगा। आगे है एक चीज और, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य पूर्णांक। तो अब जो है आगे है सह अभाज्य पूर्णांक। अब देखना सह अभाज्य पूर्णांक क्या होगा, यह हमेशा जोड़ों के रूप में होगा, युग्म होगा, पूर्णांकों का ऐसा युग्म, ठीक, जिसमें 1 अथवा -1 के अलावा कोई भी चीजें, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो। जैसे 3 ले लें, 7 ले लें, ये सह अभाज्य पूर्णांकों का युग्म है। 3 भी एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है, और इसमें उभयनिष्ठ अगर दोनों में देखा जाए तो 1 है। भाई 3 × 1 1 लिखा जा सकता है, 7 × 1 तो 1 है ये, ठीक। ये सह अभाज्य पूर्णांक ही होगा, ये होंगे, ठीक। जैसे अगर 5 ले लें, -7 ले लें, ये भी सह अभाज्य पूर्णांक है, ये भी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं, सह अभाज्य पूर्णांक हो सकता है ना। जैसे -5 ले लें, -1 ले लेंगे, -5 -1, क्यों? क्योंकि -1 यहां पर जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसलिए, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कहो 12 ले लें और 8 ले लें, तो ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 4 यहां से और 4 यहां से, ये उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो इसलिए ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। मामला समझ में आया? सह अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? एक बार फिर मैं परिभाषा जो है रिपीट कर दे रहा हूं। पूर्णांकों का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जिसमें 1 अथवा -1 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक उभयनिष्ठ ना हो, कामा उन्हें सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3, 7, ये 3 और 7 सह अभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक उभयनिष्ठ है, 1 उभयनिष्ठ है ना, 1 कॉमन है ना। यहाँ -5 -7 ये भी सह अभाज्य पूर्णांक है। क्यों? -1 यहाँ, -1 यहाँ उभयनिष्ठ है कि नहीं, तो ये भी सह अभाज्य पूर्णांक है। लेकिन 12 और 8 ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और 4 देखो, 4 यहां से भी उभयनिष्ठ, यहां से भी मिलेगा, तो उभयनिष्ठ 4 लिया जा सकता है यहां से, तो इसलिए सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चनों को जो अपरिमेय संख्याएं होंगी और उनको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि ये अपरिमेय संख्याएं नहीं है, उनको करवाने चल रहे हैं इसी पे आधारित। बोर्ड की दृष्टि से ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अंशाल तुम लोग अगर देखोगे या विगत वर्षों के जो है क्वेश्चन देखोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में ये जरूर मिलता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आदि आदि। तो एक आध 2 क्वेश्चन हम करवाते हैं, एक आध 2 तुम लोगों को हम वर्क के रूप में देंगे, ठीक। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा कैसे क्या करना है। क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से ही उठाते हैं, आइए देखें। पहला जैसा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह है क्वेश्चन हमारा कि सिद्ध कीजिए। अच्छा, हमने पिछली कक्षा में कहीं ना कहीं ये चर्चा की थी, क्लास 9th ही क्यों ना रहा हो, कि एक चीज सिद्ध करने का होता है विरोधाभास, कंट्राडिक्शन मेथड,
जिसमें विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब हम कुछ मानते हैं और नियमों का पालन करते हुए चलते हैं तो कुछ आ जाता है, तो इसका मतलब हम जो माने हैं वो गलत है। तो जब हम जो माने हैं वो गलत है तो सही क्या, फिर जो माने हैं उसका उल्टा सही हो। ऐसे कंट्राडिक्शन मेथड, बाई कंट्राडिक्शन मेथड, या यूं कह दो विरोधाभास नियम, ये होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है हम उसी रूप में करते हैं, बाई कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके जो है करेंगे इसको। ठीक, कैसे करते हैं आइए देखा जाए। सॉल्यूशन देखिएगा कायदे से, कैसे कैसे लिखना है हम पूरी बात कहेंगे। ठीक, अच्छा तो क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है ना, इसका उल्टा मान लो, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है मान लेते हैं। अब देखो ये मान लिया अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q साथ अभाज्य हैं, ठीक, और पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो इसलिए अंदर रूट 5 को हम भाई लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में। Q के परिमेय मान ले, कामा Q नॉट इक्वल टू 0, कामा P और Q पूर्णांक तथा सह अभाज्य है। ये भाषा अच्छी नहीं लगेगी, अभी एक और लिख देंगे, वो देखेंगे सावधान समीकरण नंबर है। यहाँ तक मामला समझ में। देखो कभी कभी प्लस और माइनस के रूप में भी दिया रहता था, हम कोशिश करेंगे कि रूट वाला एक तरफ। अगर ये ऐसा है, ठीक, ऐसे लिख दो, ऐसे ये हो गया, तो इम्प्लाइड डेरिवेटिव से क्या लिख सकते हैं, P बराबर अंडर रूट 5 Q लिखा जा सकता है। दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्या मिलेगा, P स्क्वायर बराबर 5 Q स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अच्छा देखना, P स्क्वायर 5Q स्क्वायर के बराबर है, Q कोई पूर्णांक है। अच्छा लेकिन इससे तो एक बात क्लियर हो गई, ये जो P स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक, तो अर्थात ये P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर 5 से क्या विभाज्य, क्यों, क्योंकि P स्क्वायर बराबर 5 गुणे कुछ मिल रहा है तो 5 से विभाज्य है कि नहीं। अच्छा आप देखिए, अगर कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य होती है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित हो, उस पूर्णांक से, ठीक। अगर ऐसा है तो इसलिए P 5 से विभाज्य है। पॉइंट समझ में। अब अगर P 5 से विभाज्य है तो इसलिए P को हम 5 गुणे कुछ मतलब ए लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कुछ 5 से विभाज्य तो लिख सकते हैं ना। इतना समझ में आया। अब इतना समझ आया तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग। जब पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, P स्क्वायर बराबर 25 A स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंफर्म, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 से P स्क्वायर का मान रखेंगे, समीकरण 2 से P स्क्वायर का मान रखने पर, तो P स्क्वायर क्या था, 5Q स्क्वायर था बराबर 25 A स्क्वायर, 5 के 5 पंचम 25, इंप्लाइड दैट Q स्क्वायर बराबर 5 A स्क्वायर मिल गया कि नहीं। अब अगर Q स्क्वायर बराबर 5 A स्क्वायर मिल रहा है तो इसका मतलब Q स्क्वायर बराबर 5 गुणे कुछ है कि नहीं है। तो जब ये 5 गुणे कुछ है तो इसका मतलब Q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो दैट इज मतलब अर्थात ये जो Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है,
विभाज्य। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए क्यू 5 से विभाज्य है। अच्छा, पूरे पे अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा ऊपर कि P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, ठीक। तो वही चीज है। तो इस प्रकार P तथा Q दोनों अलग अलग 5 से विभाज्य है, जो कि ये तो हम देख चुके कि इस प्रकार P तथा Q दोनों अलग अलग 5 से विभाज्य हैं। अब अगर है तो जो कि P तथा Q के सह अभाज्य होने का विरोध करते हैं। अगर 5 इसका मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हो गया तो सह अभाज्य कहां हो सकते हैं? विरोध करते हैं कि नहीं करते? सह अभाज्य होने का विरोध करते हैं, अगर ये विरोध करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है? जहां हम माने हैं वहां गड़बड़ी हो रही है, तो ठीक। तो इसलिए विरोध करते हैं, तो इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। यह कथन असत्य है। अब अगर ये कथन हम शुरू में जो माने थे यह सत्य है, तो सत्य क्या होगा? इसका उल्टा, ठीक। तो अगर ऐसा है तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी या है? होगी। Hence यही चीज करना है। लेकिन का सिस्टम समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक। तो रहा √5। इसी प्रकार √2, √3, √7 इन सबको जो है प्रूव करना है। तो हम वर्क करके क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं और उसी में 3 क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक। इसी प्रकार और भी √11 हो, सब हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम लिखवा दे रहे हैं, उन तीनों में एक और हम करवा दे रहे हैं। बाकी जो 2 बचेगा वो तुम लोग होमवर्क के रूप में करिएगा, ठीक। तो आइए देखें क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बोर्ड में पूछे जाने योग्य हैं, पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। अब आइए वर्क को दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये 3 क्वेश्चन मान लो हो गए वर्ग के रूप में, ठीक। तो चूंकि एक ही क्वेश्चन करवाए, एक और करवा दे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक चलो ये √3 वाला करवा दे रहे हैं, बाकी से दोनों अपना तुम लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो कैसे लिखना है फिर इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, फिर पूरा हम लिखेंगे उसी तरह से तुम लोगों को लिखना है, ठीक। तो चलिए मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम अध्ययन कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ √3 है ना, वही कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन का विरोध कब होगा? जब हम उल्टा मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना, परिमेय मान लो, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए √3 बराबर जो होगा
P बटे Q, और अच्छा ऐसा लिखा जा सकता है, और Q नॉट इक्वल टू भी 0 होगा परिभाषा से, ये भी ठीक। और क्या होगा, तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ये दो चीजें होंगी। कोई चीजें उभयनिष्ठ P बटे Q का मतलब छोटी छोटी चीजें जो कर गई हो, उभयनिष्ठ का नहीं है, ठीक। अगर ऐसा है तो इम्प्लॉय करने से हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर √3Q, समीकरण नंबर 1, ठीक। वही पर गया, केवल √5 की जगह √3 है, ठीक। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो P² बराबर क्या मिलेगा, 3Q², समीकरण नंबर 2। अच्छा, इससे क्या कंफर्म होता है कि P² 3 से विभाज्य है, 3 गुणे कुछ मिल रहा है ना, ठीक। तो दैट इज P² 3 से विभाज्य। अगर P² 3 से विभाज्य है तो इसलिए P 3 से विभाज्य है, यह तो कंफर्म हो गया कि P 3 से विभाज्य है। अच्छा, अगर P 3 से विभाज्य है तो P बराबर 3 गुणे कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 उसमें से बाहर अविभाज्य होने का मतलब क्या, उसके गुणनखंड में शामिल है, ठीक। तो अगर विभाज्य है तो इसलिए P बराबर हम 3ABCL 3L लिखते हैं, चलो लिख देते हैं, कुछ भी, जैसे इसके पहले ये लिखे थे तो यहाँ L लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर यह है तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 L² होगा कि नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब समीकरण 2 से P² का मान रखने पर, ये P² था ना, समीकरण 2 से P² का मान रखने पर तो P² का मान ले जाकर तो 3Q² बराबर 9L², 3 के 3 त्रिका 9, इम्प्लाई दैट Q² बराबर 3L² होगा कि नहीं होगा, ये कंफर्म। जब Q² बराबर 3L² मतलब 3 गुणे कुछ, तो इसका मतलब Q² 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसलिए Q दैट इज Q² 3 से विभाज्य है। अब अगर Q² 3 से विभाज्य है तो इसलिए Q 3 से विभाज्य है। अब यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है। तो जब दोनों 3 से विभाज्य हैं तो हम कह सकते हैं इस प्रकार P तथा Q दोनों अलग अलग 3 से विभाज्य है, जो कि P तथा Q के सह अभाज्य पूर्णांक होने का विरोध करते हैं, तो अगर ये P और Q दोनों के अलग अलग 3 से विभाज्य होने के नाते P और Q के सह पूर्णांक होने का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब हमारा मानी गई चीज क्या है, गलत है, ठीक। तो इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, यही तो माने थे, कथन हमारा ही तो था, एक परिमेय संख्या है। यह कथन असत्य है। अब अगर ये कथन असत्य है तो सत्य क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक। तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। यही यहाँ से प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों को वर्क के रूप में दिए गए हैं, उसको कर लीजिएगा, ठीक।
अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या है, चलिए देखा जाए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 वर्ग तुम लोगों को हो गया है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 + 20, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, ठीक, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा क्वेश्चन। तो यहां देखो, ऐसे रूप में जब 3 प्लस या माइनस जो भी जैसे है, इस रूप की अगर कोई चीज संख्या आती है और इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम बाई कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं इसको। आइए सॉल्यूशन इसका देखना है। सॉल्यूशन, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, कामा Q नॉट इक्वल टू 0, कामा P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक, हमने क्या कहा था कि रूट वाले को केवल अकेला बचा करके रखो। चलिए देखा जाए, तो ये हो जाएगा √5, तो √5 बराबर P/Q - 3, ये 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इम्प्लाई दैट √5 बराबर P/2√Q - P/2 2Q। ध्यान देना, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज और बताया गया था कि दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का चाहे अंतर हो चाहे योगफल हो, वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है। ठीक, तो अगर ऐसा है तो आप ये यहां से देखिए, इसी से समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। नीचे लिखिएगा, चूंकि P/2Q तथा 3/2 दोनों अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अगर ये अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं तो इसलिए इतना माइनस इतना, मतलब यहां जो बन रहा हो P/2Q - 3/2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो नीचे लिखिएगा, इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। √5 एक परिमेय संख्या हो तो क्या यह संभव है? नहीं, असंभव है, क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या है, पीछे हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे नहीं, इसको थोड़ा मिला के, समीकरण 1 से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, जो कि असंभव है, यानी जो कि असंभव है, असंभव है। क्योंकि √5 है ना, √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
मतलब जो हम लेकर के चले उससे कुछ असंभव चीजें प्राप्त हो गई, इसका मतलब हम जो लेकर के चले थे वो गलत है। ठीक, जो कि असंभव है मतलब विरोध है करेगा यहाँ। ठीक, तो अगर जो कि असंभव क्योंकि निरूपण, तो इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है यह कथन असत्य है। तो जब यह कथन असत्य है तो सत्य क्या होगा, इसका उल्टा होगा सत्य। ठीक, तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ये प्रूव करना। आई होगी बात समझ में, उम्मीद करते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक, और उसको तुम लोग जो है वर्ग के रूप में लिख लो। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं इस टाइप का। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उम्मीद है कि मिलना चाहिए। चलो देखो क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए ठीक, √3 - 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए वर्ग के रूप में है ये क्वेश्चन, जो भी दिया जा रहा तुम लोगों को। सिद्ध कीजिए 2√3 प्लस में 1 एक अपरिमेय संख्या है। जो हो गया क्वेश्चन। अगला एक और, सिद्ध कीजिए 2 - 3√5 एक 3√7 है। 3√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 4 क्वेश्चन और तुम लोगों को वर्क के लिए दिए गए। पीछे 2 क्वेश्चन बचा था, 2 हमने करवाया था। ठीक, इस टाइप वाला भी क्वेश्चन करवाए, ठीक वैसे ही उसी प्रक्रिया से तुम लोग करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो हमारे नंबर पे जो है कॉल करके या चाहे जैसे बता दीजिएगा, सूचना दे करके कि ये नहीं आया, सूचना दीजिएगा, तो हम उसको करवाने की अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तुम लोग ये जो वर्क दिया गया है जरूर से जरूर करिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द।